हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें उन सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लिया गया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको वीडियो के लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं। कोई कितना भी बोले, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। हो सकता है कि तैयारी के दौरान आपको कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़े। आप जब असफल हों तो आपके अपने ही आपको या आपकी आलोचना करें, लेकिन आपको बिल्कुल शांत रहना है। क्यों? क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही आप आगे की पढ़ाई कर सकेंगे और सफलता की तरफ बढ़ सकेंगे। और वैसे भी निजी जीवन में भी आपको जितनी भी आपकी आलोचनाएं होती हैं उन्हें सिर्फ सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि आप अपनी सफलता से उनका जवाब देंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप सब कुछ सुनते हैं, सहन करते हैं और प्रयास करते रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 4 नेशनल न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पहली न्यूज़ है 30 लाख मरीजों के एक साथ इलाज की तैयारी। जिस तरीके से 15,000 वेंटिलेटर बेड तैयार और 300 से कम मरीजों को इसकी अब जरूरत पड़ रही है, इस न्यूज़ को देखेंगे। एमएसएमई के 3 लाख करोड़ के कर्ज पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 100% गारंटी के लिए सरकार मुहैया कराएगी 41,600 करोड़ रुपए का फंड। इस न्यूज़ को पूरा डिस्कस करेंगे। देश में 1 करोड़ गरीबों को मिला मुफ्त इलाज। ये प्रधानमंत्री की योजना थी स्वस्थ भारत की, और लॉन्च होने के 20 महीने के भीतर योजना ने हासिल की यह उपलब्धि। इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एम्फान से बंगाल में भारी तबाही हुई है, 12 लोगों की मौत हो गई है। इस न्यूज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। 30 लाख मरीजों के एक साथ इलाज की तैयारी। लॉकडाउन के सहारे कोरोना के संक्रमण को धीमा करने में जुटी सरकार अब इससे पूरी तरह निपटने को तैयार है। देश में अभी कोरोना के एक्टिव केसों यानी मरीजों की संख्या 65,000 के आसपास है, जबकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था 30 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों के एक साथ इलाज की तैयारी कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश में 39.6% रिकवरी रेट के साथ 42,000 से ज्यादा लोगों का स्वस्थ होना इस बात का सबूत है कि कोरोना लाइलाज नहीं है, और इसके इलाज के लिए भारत में अपनाया गया क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सफल साबित हुआ है। कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख पार करने के बावजूद लॉकडाउन में दी जा रही छूट के बारे में पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश अब कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके अनुसार देश में इस समय कोरोना के लगभग 15,000 बेड वेंटिलेटर की सुविधा के साथ तैयार हैं, जबकि इसकी जरूरत अभी 300 से भी कम मरीजों को पड़ी है। अगर इस दर पर 33 लाख से अधिक मरीज होने पर 15,000 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सरकार लगभग 61,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दे चुकी है, जिनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है। और इसमें एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है कि महाराष्ट्र और दिल्ली ने बढ़ाई देश की चिंता। देश में ज़्यादातर दूसरे दिन 5,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,000 को पार कर गया। मंगलवार को रिकॉर्ड 5300 से ज़्यादा नए केस मिले थे। इसमें पहले रविवार को भी 5,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। हर बार मामलों को बढ़ाने में महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में मुख्य भूमिका बनाई हुई है। हर बार मामलों को बढ़ाने में महाराष्ट्र ने जिस तरीके से भूमिका बढ़ाई है, वाकई में वो चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3303 लोगों की जान गई है और 1,06,750 लोग संक्रमित हुए हैं। अब तक 42,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एमएसएमई के 3 लाख करोड़ के कर्ज पर कैबिनेट की मुहर। एमएसएमई के 3 लाख करोड़ के पूर्ण रूप से गिरवी मुक्त कर्ज की घोषणा पर बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही
इस कर्ज के वितरण का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही बैंकों के पास कर्ज वितरण के विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिए जाएंगे। इस कर्ज के लिए बैंक एमएसएमई से अधिकतम 9.25% की दर से ब्याज ले सकेंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी को एमएसएमई से अधिकतम 14% तक ब्याज लेने की छूट होगी। कोविड-19 राहत पैकेज के तहत पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के गिरवी मुक्त कर्ज के ऐलान की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, देश में 1 करोड़ गरीबों को मिला मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ गरीब लोगों का मुफ्त और कैशलेस इलाज किया जा चुका है। मुफ्त इलाज मिलने से गरीबों को कुल 13,412 करोड़ रुपए की बचत हुई है। देश के 50 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए शुरू इस योजना ने यह उपलब्धि लॉन्च होने के 20 महीने के छोटे से अंतराल में हासिल कर ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ लाभार्थियों व उनके परिवारों को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल ने अनगिनत भारतीयों, विशेषकर गरीबों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों का विश्वास जीता है। ध्यान देने की बात यह है कि आयुष्मान भारत के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोरोना को भी कवर किया जा रहा है। आयुष्मान से गरीबों तक पहुंची बेहतर इलाज की सुविधा और प्रधानमंत्री ने 1 करोड़वें लाभार्थी से की फोन पे बात, यानी कि जो 1 करोड़वें नंबर पर आया उससे प्रधानमंत्री ने खुद फोन पर बात करी है। और पेट्रा के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाने वाली 1 करोड़वें लाभार्थी मेघालय की पूजा थापा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। पूजा के पति भारतीय सेना के कर्मचारी हैं। पूजा ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एम्फन से बंगाल में भारी तबाही, 12 की मौत। चक्रवात एम्फन ने बुधवार को बंगाल में भारी तबाही मचाई। चक्रवात की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की घायल होने की सूचना है। हजारों पेड़ उखड़ गए। कच्चे मकानों के साथ साथ कोलकाता समेत कई इलाकों में कई पुरानी पक्की इमारतें भी धराशायी हो गईं। बिजली के खंभे, लैंप पोस्ट, टेलीफोन टावर, ट्रैफिक सिग्नल धराशायी होने के साथ नदियों के तटबंध तक टूट गए। एम्फन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस महा विनाशकारी तूफान से दक्षिण बंगाल में भारी तबाही हुई है। सागर द्वीप से तूफान के टकराने के बाद यहां 135 से 140 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चल रही थी, जिससे मची तबाही कल्पना से परे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय में एम्फन को लेकर बने कंट्रोल रूम में खुद मौजूद थी। चक्रवात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सचिवालय के कई गेट व खिड़कियों के शीशे टूट गए। ममता ने कहा कि बंगाल में रात 9 बजे तक जो खबरें आई उसके अनुसार पेड़ गिरने से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले में 12 लोगों की मौत हुई है। अधिकांश मौत पेड़ की चपेट में आने से हुई है। तूफान को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ममता से टेलीफोन पर बात की और हालत की जानकारी ली है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 4 न्यूज हैं हमारे लिए, सॉरी 3 न्यूज हैं। पहला है, भारत ने खारिज किया नेपाल का दावा, अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार। 100 देशों को देंगे 12 लाख करोड़ की मदद, ये बोला है विश्व बैंक ने। और अमेरिका में अधिक संक्रमित, सम्मान की बात, ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। पहली न्यूज को देख लेते हैं। भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाकर मनमानी का परिचय दे रहे नेपाल को नई दिल्ली ने सख्त संदेश दिया है। भारत ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे को न केवल खारिज कर दिया है बल्कि दो टूक ढंग से यह भी कहा है कि भौगोलिक क्षेत्रों के कृत्रिम विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली की नेपाल को यह भी नसीहत है कि उसे अनुचित दावों से बचना चाहिए। चीन की सह पर आंखें तरेर रहे नेपाल ने बुधवार को अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उसने अपने इलाकों के रूप में चिन्हित किया। यही नहीं, नेपाली प्रधानमंत्री ने तो अपने देश में फैलते कोरोना वायरस के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस सबके बीच
चीन के साथ सीमा विवाद पर अमेरिका ने पहली बार खुलकर भारत का समर्थन किया था। अमेरिका ने कहा है कि सीमा पर तनावपूर्ण माहौल से पता चलता है कि चीन क्षेत्र के लिए कितना खतरा बन सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि लिपुयाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र पर नेपाल का दावा कतई अस्वीकार्य है। नेपाल का यह कदम ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। यह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने को लेकर बनी सहमति के भी खिलाफ है। नेपाल ने सीमा पर नई चौकियां भी बना दी हैं। काला पानी, लिपुलेख और लिपुआधुरा तीनों ही क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। भारत ने हाल ही में लिपुलेख पास और धारचूला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया है, जिसको लेकर भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद यह नक्शा जारी किया है। इसमें एक छोटी सी न्यूज दी गई है कि अमेरिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात भी की है। अमेरिका ने लद्दाख के साथ ही सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल के दिनों में बने तनावपूर्ण माहौल पर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण व केंद्रीय एशिया प्रभाग की सबसे वरिष्ठ अधिकारी एलिस वेल्स ने चीन के इस चिंताजनक व्यवहार के संदर्भ में कहा है, इसी वजह से अमेरिका एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की वकालत कर रहा है जिससे सभी के लिए फायदा हो। नेक्स्ट न्यूज है, 100 देशों को देंगे 12 लाख करोड़ की मदद, ये बोला है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं, लेकिन 100 देशों को 160 अरब डॉलर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की मदद के जरिए इस संकट का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मॉलपास ने बताया कि जिन 100 देशों को यह सहायता दी जाएगी उनमें 70% आबादी रहती है। हम अगले 15 महीनों में यह मदद देंगे जो कि कोरोना से लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका में अधिक संक्रमित सम्मान की बात है, ये बोला है ट्रंप ने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में सबसे अधिक कोरोना मरीजों का होना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि हमने किसी और से कहीं ज़्यादा टेस्टिंग की है। यह अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी टेस्टिंग बेहतर है। बता दें कि अमेरिका में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और 93,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक की मेजबानी करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं निश्चित तौर पर इसे एक सम्मान के रूप में देखता हूं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब यह भी है कि हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल वाकई काफ़ी बेहतर है। मैं इसे एक सम्मान के तौर पर देखता हूं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, नीली क्रांति के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। कर्ज नामंजूर करना बैंकों को पड़ेगा भारी। जीएसटी कंपनसेशन का सारा हिसाब गड़बड़ाया और राज्यों को मिली 46,038 करोड़ रुपए टैक्स हिस्सेदारी। अब आज की न्यूज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, नीली क्रांति के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के लाखों मछुआरों की आमदनी को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में समुद्री मछुआरों के साथ अंतर्राज्यीय मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीली क्रांति में मत्स्य पालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्यों की भागीदारी भी होगी ताकि योजना को समन्वित तरीके से चलाया जा सके। कैबिनेट की बैठक में कुल 20,050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली योजना को स्वीकृति दे दी गई है। वैसे तो इस योजना का प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में ही कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन ने विकास की गाड़ी पर ही रोक लगा दी है, जिसके बाद इसे तत्काल लागू करना जरूरी हो गया है।
योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए की तय की गई है। योजना को चालू वित्तीय वर्ष से लेकर वर्ष 2024-25 की अवधि में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कर्ज नामंजूर करना बैंकों को पड़ेगा भारी। छोटे उद्यमियों की कर्ज गुजारिश को बार बार जानबूझकर खारिज करना बैंकों को भारी पड़ सकता है। एमएसएमई मंत्रालय के कंट्रोल रूम में उस बैंक की विस्तृत जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहुंचेगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से छोटे उद्यमियों को उनके शहर के मोड की भी जानकारी दी जाएगी ताकि वे जरूरतों के मुताबिक उत्पादन का निर्माण कर सकें। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से पहली बार एआई सुविधा वाला पोर्टल लॉन्च किया गया है जो एमएसएमई के लिए कंट्रोल रूम की तरह काम करेगा। चैंपियन नामक इस पोर्टल का मकसद कोरोना के संकट काल में छोटे उद्यमियों को वित्तीय मदद से लेकर उन्हें कारोबार की संभावनाओं की जानकारी तक देना है। छोटे उद्यमी मंत्रालय के इस कंट्रोल रूम में किसी भी प्रकार की समस्या को रख सकते हैं, अपने आइडिया साझा कर सकते हैं और सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। एमएसएमई सचिव एके शर्मा ने चैंपियन नामक इस कंट्रोल रूम में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की टीम नियुक्त की है। वह स्वयं हर 15 दिनों तक पूरा जायजा लेंगे। मंत्रालय के सचिव के निर्देश के मुताबिक इस पोर्टल पर अगर कोई उद्यमी किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ करता है या अपनी समस्या रखता है तो 3 दिनों के भीतर समस्या को हर हाल में सुनना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, जीएसटी कंपनसेशन का सारा हिसाब गड़बड़ाया। कोविड-19 ने सरकार के राजस्व संग्रह पर जो वार किया है उसके कैसे कैसे आयाम देखने को मिलेंगे, उसकी एक बानगी जीएसटी कंपनसेशन को लेकर दिखाई देने लगी है। इस मदद में केंद्र सरकार को जीएसटी कानून के तहत चालू वित्त वर्ष में राज्यों को कुल 20,250 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से कंपनसेशन देना है, लेकिन लॉकडाउन व आर्थिक विकास दर के बहुत ही नीचे चले जाने के बनते माहौल में कुल जीएसटी संग्रह की उम्मीद से बहुत कम रहने की स्थिति बन रही है। ऐसे में केंद्र के सामने बड़ी आर्थिक व संवैधानिक समस्या यह पैदा हो गई है कि कंपनसेशन के मद का भुगतान किस तरह से किया जाए। वैसे अभी सरकार ने अपने रेवेन्यू की परवाह नहीं करते हुए राज्यों को 15,430 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, लेकिन आगे इतनी राशि का भुगतान हो सके इसमें संदेह है। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को सालाना 14% ज्यादा प्रोटेक्टेड रेवेन्यू की व्यवस्था है, यानी जीएसटी संग्रह से जो हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा वह वर्ष 2015-16 में राज्यों के वास्तविक राजस्व संग्रह से कम 14% ज्यादा होगा। नेक्स्ट न्यूज है, राज्यों को मिली 46,038 करोड़ रुपए की टैक्स हिस्सेदारी। कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में राज्यों को नकदी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने राज्यों को केंद्र के टैक्स व ड्यूटी की हिस्सेदारी के रूप में मई के लिए 46,038 करोड़ रुपए आवंटन का आदेश दिया है। सभी राज्यों को उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से आवंटन कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह आवंटन वास्तविक टैक्स कलेक्शन के आधार पर नहीं बल्कि चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स कलेक्शन के अनुमानों पर आधारित है। तो ये बिजनेस पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हर बार की तरह। पहला आर्टिकल है हमारा दुनिया को रास्ता दिखाने वाला संकट। जिस तरीके से कोरोना संकट यह भी बता रहा है कि विकसित होना, समृद्ध होना और सामरिक रूप से ताकतवर होना किसी भी राष्ट्र या समाज के सुखमय जीवन की गारंटी नहीं होता है, और ऐसा इस समय प्रतीत भी हो रहा है। इसी पूरे प्रकरण पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा राजनीति के केंद्र में आते मजदूर। जब तक मजदूरों की राजनीतिक आवाज मजबूत नहीं होगी तब तक उनकी बेहतरी नहीं हो सकती है। इस समय जिस तरीके के हालात हैं, आगे आने वाले समय में उनकी स्थिति और गड़बड़ होगी।
इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा आवाजाही को प्रोत्साहन। जिस तरीके से अब 1 जून से ट्रेनें और 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने की कवायद हो गई है, तो उससे आवाजाही को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि जो लोग जहां फंसे हुए हैं वो अपने गंतव्य तक जा सकें। इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है दुनिया को रास्ता दिखाने वाला संकट। एक विषाणु यानी कोरोना वायरस ने एटमी हथियारों से लैस दुनिया में खलबली मचा दी है। विकसित राष्ट्रों में भय और संत्रास से बाहर निकलना, आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग सुनाई दे रही है। इस मांग के समांतर कुछ अहम प्रश्न भी हैं, जैसे कि विज्ञान और तकनीक के शीर्ष पर पहुंचे हुए राष्ट्र आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन रक्षा उपकरणों के अभावों से क्यों जूझ रहे हैं। लंदन, रोम, पेरिस और इन सबसे बढ़कर न्यूयॉर्क इस महामारी के सबसे अधिक चपेट में आने वाले नगर क्यों साबित हुए हैं। आर्थिक गतिविधियों का तात्पर्य न तो कृषि है और न ही कृषि आधारित ऐसे उत्पाद जो मनुष्य के लिए अपरिहार्य हैं। भारतीय संदर्भों में सभ्यता की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। एक, इस विपत्ति के समय नगरीय जीवन उनको सहेजने और संभालने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी मेहनत के बल पर संसार के जीवन की चकाचौंध है। जो गांव उनको स्वीकार करने के लिए खड़ा है, जिसे उन्होंने कुछ अधिक सुविधाओं और सुख के लिए छोड़ दिया था। भारत में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु ये सब समाज जीवन के क्षेत्र में डार्विन के रूप में सिद्धांत के सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं। उनमें निर्बल के जीवन के लिए कोई मतलब नहीं है। महामारी के इस कालखंड के बाद भौगोलिक लालच और उदारवादी अहंकार के बीच का प्रत्यक्ष युद्ध भी आसन्न है। चीन से प्रारंभ होकर पूरी दुनिया के 200 देशों में कोरोना फैलने वाले लोग विमानों से ही चल रहे थे, और उनमें ना कोई अशिक्षित था और ना ही अशक्त। महामारियां तो हर 100-150 साल में फैलती हैं, पर दुनिया के इतने अधिक देशों में फैलने वाली महामारी पहली बार सामने आई है। इसलिए पहली बार यह महसूस किया जा रहा है कि विकसित होना, समृद्ध होना और सामरिक रूप से ताकतवर होना किसी भी राष्ट्र या समाज के सुखमय जीवन की गारंटी नहीं है, बल्कि अपने मूल के साथ जुड़े रहना, धरती के हजारों साल के अनुभवों से विकसित जीवन प्रणाली को स्वीकार करना और स्व आश्रित समाज का निर्माण ही संपोष्य सभ्यता के आधार है। और अगर विकसित होना ही कोरोना से लड़ने के लिए काफी होता, तो चीन, फ्रांस, इटली, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ये देश अभी तक कोरोना से बाहर आ गए होते। लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका, चीन तो वाकई में नहीं फेस कर पाया कोरोना को, उससे स्थिति बाहर हो गई थी उसके हाथों से। वही हालात अब अमेरिका में भी हैं। अमेरिका में भी स्थिति भयावह हो चुकी है, और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, यानी कि अभी संक्रमण का मामला सिर्फ 15 लाख है, और मरने वालों की स्थिति 1 लाख लगभग पहुंचने वाली है, क्योंकि आज के ही पेपर डिस्कशन में आपको बताया गया है कि 96 से 98 हजार लोग वहाँ कोरोना वायरस की वजह से मर गए हैं। अगर विकसित होना ही कोरोना से बचने का एक कारण हो सकता था, तो अमेरिका प्रभावित होता ही नहीं, क्योंकि विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका है। लेकिन अमेरिका के भी सामने कोरोना एक चुनौती बनकर खड़ा है। कोरोना ने कुछ सीख भी दी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य की जरूरतें बहुत सीमित हैं। दुनिया बिना तेल जलाए चल सकती है। दुनिया जल, थल और आकाश को गंदा किए बिना भी चल सकती है। जिस रास्ते दुनिया 5 महीने चल सकती है, उस रास्ते चलाने की सभ्यता, दृष्टि या विश्व व्यवस्था निर्मित की जाए, तो हम अपने आने वाले कई वर्षों के लिए स्वस्थ और आनंदमय विश्व निर्मित कर सकते हैं। कोरोना के बाद की सभ्यता मनुष्य के लालच और लोलुपता की नहीं, जियो और जीने दो की सभ्यता होनी चाहिए। पराश्रितता और परजीविका की सभ्यता ना होकर स्वास्थ्यता और पारस्परिकता की सभ्यता होगी। मानव के स्वाभिमान और मानवता के कल्याण की सभ्यता होगी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
यानी कि नेक्स्ट आर्टिकल पर, राजनीति के केंद्र में आते मजदूर। कोरोना संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने हमें अन्य अनेक बातों के साथ साथ यह भी सिखाया है कि जनगणना के आंकड़ों से बाहर निकलकर मजदूरों का एक बड़ा समूह कैसे हमारे जनतंत्र के अनेक दरवाजों को खटखटाता है। इस सामाजिक समूह का चेहरा, दुख, दर्द, संघर्ष कैसा है, इसे आज भारत की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। भारत में प्रवासी मजदूर एक छतरी बिखरी जनसंख्या भले हो, किंतु बिखरे होने के बावजूद वे एक सामाजिक समूह है। उन सबके भीतर एक ही प्रकार का सामाजिक भाव है और यही उन्हें एक सामाजिक समुदाय में रूपांतरित करता है। प्रवासी मजदूरों का जिक्र भारतीय इतिहास में शुरू होता है और होता रहा है, किंतु अभी तक यह तो उन्हें मात्र श्रमिक मानकर एक सामरिक समूह के रूप में देखा जाता रहा या मात्र जनगणना के आंकड़ों के दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं। वे इस मामले में खासे सक्रिय हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी लॉकडाउन में दुख झेल रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दों के इर्द गिर्द एक दबाव सृजित करती दिख रही हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जनतांत्रिक राजनीति को मजदूरों के मुद्दे पर केंद्रित करती दिख रही हैं। बसपा नेता मायावती और सपा नेता अखिलेश यादव भी प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को जिस तरह उठा रहे हैं, उससे लगता है कि भविष्य में वे मजदूरों के हितों को लेकर और अधिक सक्रिय होने वाले हैं। वाकई में जिस तरीके से इस समय पलायन हो रहा है, आप टीवी चैनलों में देखते होंगे, लोग भूखे प्यासे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी उनके साथ चल रहा है। ये स्थिति वाकई में भयावह है। अगर आप जनरल ट्रेनें चला सकते हैं तो क्यों नहीं आप लगातार 400-500 ट्रेनें चला देते हैं ताकि श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। आप सीमित ट्रेनें क्यों चला रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। और बसें चलाइए, ट्रेनें चलाइए, किसी भी स्थिति में आप लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो वैसे भी कोरोना वायरस से लड़ ही रहे हैं और भूख प्यास से उससे ज़्यादा लड़ रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से धूप में छोटे बच्चों को लेकर चलना, 700-800 किलोमीटर पैदल, कितना कठिन काम है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को जैसे कटु अनुभव हुए हैं, उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि वे रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों की ओर फिर से पलायन करने के लिए शायद ही तैयार हों। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बहुत संभव है कि कोरोना संकट कम होने के बाद मजदूरों के महानगरों की ओर पलायन की प्रक्रिया थम सकती है। फिलहाल श्रमिक भी अपना गांव घर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इसे देखते हुए कई राज्य सरकार इस कोशिश में है कि महानगरों से लौटे मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान की सरकारें इस दिशा में प्रयास भी कर रही हैं। भूमंडलीकरण से पैदा हुआ और सशक्त हुआ मध्यम वर्ग किसी के पक्ष एवं विपक्ष में राय बनाने वाला प्रभावी समुदाय है। उसके राजनीतिक स्वर के मुकाबले गरीब मजदूरों की राजनीति उभर सकती है। सफलता राजनीतिक दलों के सामने यह मजबूरी होगी कि वे मजदूरों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। यही शायद भविष्य की भारतीय राजनीति का नैतिक पक्ष भी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आवाजाही को प्रोत्साहन। भारतीय घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला एक सही कदम है। ऐसे किसी फैसले की प्रतीक्षा ही की जा रही थी। अच्छी बात यह है कि हवाई अड्डे और एयरलाइंस 25 मई से विमान यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। चूंकि हवाई यात्रा से जुड़ी जरूरी शर्तें सार्वजनिक कर दी गई हैं, इसलिए यात्रियों को भी उनके हिसाब से तैयारी करने के लिए आसानी होगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए विमान यात्रियों के लिए जो जरूरी शर्तें तय की गई हैं, उन्हें लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न फैलने पाए। विमानन सेवाओं की शुरुआत केवल आवाजाही में ही मददगार साबित नहीं होगी, बल्कि उसके चलते कारोबारी गतिविधियां आगे बढ़ाने में भी सहायक मिलेंगी। आज के युग में कारोबारी गतिविधियों का सीधा संबंध आवाजाही की आसान सुविधा से है। यही कारण है कि किसी इलाके में कारोबारी गतिविधियों को बल देने के लिए वहां हवाई यात्रा की सुविधा को आवश्यक माना जाता है। विमान यात्राओं को हरी झंडी दिखाने से आर्थिक संकट से 2-4 एयरलाइंस को भी राहत मिलेगी। उनके कर्मचारी की नौकरियों
पर मंडराता संकट भी टलेगा। तो ये एडिटोरियल पेज के इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, वो न्यूज़ है अक्टूबर नवंबर में आईपीएल कराने की तैयारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इस साल आईसीसी टी20 विश्व कप की जगह आईपीएल कराने की तैयारी में जुट गया है और यह लीग अक्टूबर से नवंबर के बीच कराई जा सकती है। टी20 विश्व कप इस साल ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है, जबकि आईपीएल के 13वें सत्र को 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। दैनिक जागरण ने पहले ही बता दिया था कि बीसीसीआई अपनी इस लुभावनी लीग को किसी भी हालत में इस साल करा के ही रहेगी। इन सब के बीच टी20 विश्व कप को स्थगित किया जाएगा। अगले महीने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की समिति की बैठक के दौरान भी इसे लेकर चर्चा की जा सकती है। अगर इस विश्व कप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो आईसीसी एक साल में 2 टी20 विश्व कप का आयोजन कराएगी, क्योंकि अगले साल टी20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर के बीच भारत में भी होना है। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के कारण 100 देशों को 160 अरब डॉलर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। भारत ने नेपाल को काला पानी, लिपुलेख और लिपुआ धारा को अपना क्षेत्र बताने के लिए फटकार लगाई है। नीली क्रांति के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कर्ज नामंजूर करना बैंकों को पड़ेगा भारी। जीएसटी कंपनसेशन का सारा हिसाब गड़बड़ा गया है। 30 लाख मरीजों को एक साथ इलाज की है तैयारी और एमएसएमई के 3 लाख करोड़ के कर्ज पर कैबिनेट की मुहर। तो ये आज का दैनिक जागरण था, यानी 21 मई 2020 का राष्ट्रीय संस्करण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।